हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। हमारा उसूल यही है, स्पीड विद एक्यूरेसी। जिनका गणित बैकग्राउंड नहीं रहा या इतना अच्छा अपने आप को गणित में नहीं मानते हैं, वह भी कंपटीशन एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन न तो खाली छोड़ के आवे न गलत करके आवे। स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है जिसमें हमें दे रखा है 18:12 समानुपात 21 x। इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी समानुपात चिन्ह होता है उसकी जगह आप बराबर लिख सकते हैं। एक और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो इधर से बाहर 18 है और इधर से बाहर कौन है, x। तो ये हो गया 18x बराबर मध्य पदों का गुणा। इधर से ये भी बीच में है, इधर से ये भी बीच में है, तो हो गया 12 × 21। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x इज इक्वल टू, याद रखिए 18 का क्या हो रहा है, गुणा। तो बराबर के उधर जाकर के 18 का इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मैंने अलग से वापिस नहीं लिखा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देख लीजिए, 6 के पहाड़े से कटेगा तो 6 दूनी 18, 6 18 है ना, और ऊपर आएगा 6 दूनी 12 इंटू क्या आ रहा है 21। ठीक है ना। अब आप देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो है, 3 से 21 7 बार कटेगा। ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14। दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट सवाल को आप देखिए कि यहां पर है 36:x बराबर x:49। यहां भी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर देख लीजिए कि केवल स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यहां पर समानुपात चिन्ह दे रखा था, यहां पर बराबर दे दिया, डजंट मैटर। ठीक है। वही बाह्य पदों का गुणा 36 और 49, 36 × 49 बराबर क्या होगा, मध्य पदों का गुणा। यहां भी मध्य पद x है, उधर से भी मध्य पद x है, x × x। हमको वैल्यू x² की नहीं निकालनी है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी, x की। तो 2 बार x है तो पूरी समीकरण का क्या कर दो, रूट कर दो। तो 2 बार x यानी x² का रूट क्या होगा, x। ठीक है ना। 36 का x रूट क्या हो गया, 6 इंटू 49 का रूट किसका हो गया, 49 का रूट हो गया 7। आप जानते हैं ना कि 6 का स्क्वायर 36, इसलिए 36 का रूट 6। 7 का स्क्वायर 49, इसलिए 49 का जब वर्गमूल निकालते हैं ना तो कितना आएगा, 7। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे सामने 7×42। दैट इज आंसर। अब इसी तरह से अगला आप देख लीजिए, एक और हमारे सामने दे रखा है, मैं आपको हल करके बता देता हूं। ये भी 16 और 40 का तृतीयानुपाती। अब यहां पर आप देख लीजिए, तृतीयानुपाती यानी तीसरे नंबर वाले अनुपात को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 16 है, फिर 40 है। अब तीसरे नंबर पर पूछा, जो हमको नहीं पता उसको क्या मानते हैं, x। ठीक है। अब इसको हम कैसे सेट करेंगे, 16:40 समानुपात 40:x। हमेशा ध्यान रखिए, जब अनुपात समानुपात में 3 पद दे रखे होते हैं ना, तब उसे हम विततानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विततानुपाती। और इसमें क्या होता है, मध्य वाला पद रिपीट होता है। जैसे a, b और c दे रखा हो, तो जो बीच में आ रहा है a:b बराबर b:c। तो इसी तरह से हमने हमारे मध्य में क्या था, 40, तो उस 40 को हमने क्या करा, रिपीट करा। अब आगे का किस्सा आप जानते हैं कि क्या होगा, बाह्य पदों का गुणा, यानी क्या हो जाएगा 16 × x बराबर मध्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा 40 × 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। आप देख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, 2 0 तो ऐसे कैसे, और 4 चौक 16। इधर x में 16 का क्या हो रहा है, गुणा। पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के इधर जाकर 16 का क्या हो जाएगा, भाग। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से 16 कट गए 100। दैट इज आंसर। इसी प्रकार देखिए, एक और अच्छा प्रश्न है हमारे सामने, मैं इधर से आके बता देता हूं। a:b 3:2 के बराबर है, b:c
5:4 के बराबर है। हमको पूछ लिया भैया आप A/B/C तीनों का इकट्ठा ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी भी। कैसे, देखिए सबसे पहले देख लीजिए A और B का अनुपात क्या है, 3:2। देखिए A/B बराबर 3:2, यही है ना। उसके बाद देखिए B/C 5:4, यानी B की जगह अगली लाइन में क्या लिख दीजिए 5 और C की जगह क्या लिख दीजिए 4। ठीक है, अब आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, मैं आपको लेटेस्ट और बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो जगह खाली छुपी है 3:2, 3 के पहले कोई जगह खाली नहीं है ना, 2 के बाद जगह खाली है यहां पर, तो यहां आप क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। इधर 4 के बाद तो कोई जगह खाली नहीं, 5 के पहले A के नीचे की जगह खाली, तो चूंकि 5 के पहले की जगह खाली नहीं इसलिए यहां पर क्या लिख दीजिए 5। अब देख लीजिए आपका आंसर आ गया A/B/C। इनका गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, इनका गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, इनका गुणा कर दीजिए 4 दूनी 8, और इस तरह से A/B/C बराबर हमारा आंसर क्या है 10:8, 15:10:8, दैट इज आंसर। अब इसी तरह का एक और प्रश्न आप देख लीजिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वहां पर A, B और C का दे रखा था ना, यहां एक स्टेप बढ़ा दी है। A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 1:4 और C/D बराबर 3:5। तो आपको पूछा गया है A/B/C/D ज्ञात कीजिए। हम इसी पैटर्न पर करेंगे, आप देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए A/B कितना है 2:3, ठीक है ना। फिर देख लीजिए B/C कितना है 1:4, ठीक है। फिर देख लीजिए C/D कितना है 3:5। अब आपको क्या करना है, मैं इस बार कलर थोड़ा सा डिफर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। देखिए A के पहले इस लाइन में कोई जगह खाली नहीं है, अब ये 3 है, C और D के नीचे जगह खाली, चूंकि 3 के बाद की जगह खाली थी, यहां भी 3 और 3 कर दीजिए, ठीक है। ये 1:4 है, 1 के पहले यहां पर जगह खाली, तो 1 के पहले जगह खाली 1 कर दीजिए, 4 के बाद की जगह खाली है तो क्या कर दीजिए 4। अब यहां तो कोई जगह खाली है नहीं, जो 2 जगह खाली है दोनों किसके पहले खाली 3 के पहले, तो यहां भी क्या कर दीजिए 3 और यहां भी क्या कर दीजिए 3। अब देख लीजिए हमारा उत्तर A/B/C/D गुणा कर लीजिए आपस में, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब B का देख लीजिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब C का देख लीजिए 3 चौक 12 और 12 तिया 36। अब D का देख लीजिए 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, दैट इज आंसर। बहुत इजी तरीका है, स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। अब एक और इसी तरह का सवाल इसी पैटर्न पे, इसलिए मैं साथ में बता रहा हूं ताकि एक साथ आप समझ सके। x बराबर 1/3 y दे रखा है और y बराबर 1/2 z दे रखा है, और आपसे पूछा गया है x/y/z। कुछ नहीं है, खाली कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की टर्म्स दे रखी, आप इसको ऐसे समझिए। बराबर 1/3 है ना, है ना। अब ये x है, y का इधर गुणा हो रहा है, पक्षांतरण करके बराबर के इधर लाएंगे, भाग हो जाएगा, है ना। तो x/y को आप क्या लिख सकते हो x/y बराबर 1/3 को क्या लिख सकते हो 1/3, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए ये y है बराबर क्या है 1/2, z का इधर गुणा हो रहा है, पक्षांतरण करके बराबर के इधर ला रहे हैं, तो क्या होगा भाग। यहां पे आपको बता दूं पैटर्न में क्या होता है हल करने का, अंक एक तरफ और शब्द एक तरफ, ठीक है। तो y/z बराबर क्या हो गया y/z बराबर 1/2 को अपन क्या लिखते हैं 1/2 हो गया। अब बचा क्या इस सवाल में, देख लीजिए x/y/z ये हमें ज्ञात करना है, तो x/y की जगह क्या लिखेंगे 1/3, देख लीजिए यही है ना। फिर देख लीजिए y/z की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2। अब वही वाला पैटर्न हमारा चलेगा जो पिछले सवालों में हमने करा है। 3 के बाद यहां पर जगह खाली क्या लिखेंगे 3,
यहां एक के पहले जगह खाली क्या लिखेंगे, एक। तो हमारा x अनुपात y अनुपात z क्या आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, एक एकम एक, तीन एकम तीन, और तीन दूनी 6, दैट इज आंसर। देखिए इस सवाल में हमें जो अनुपात समानुपात है ना, इसको अगर ज्यादा सरल करें, सरल अनुपात ज्ञात करना हो, तो आप देख सकते हैं सब में 3 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 12 तिया 36 और 20 तिया 60। इस प्रकार से आपको इस सवाल को और भी सरल किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर एक सवाल है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है, 2:3 है ना, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 के बराबर है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले याद रखिए अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक संख्या दूसरे संख्या के तुलना में कितना गुना है, या दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सरल अनुपात करते हैं तब दोनों में समान पहाड़े से या समान संख्या से भाग देते हैं। अगर हमको अनुपात दे रखा है और वास्तविक संख्या निकालनी हो तो समान संख्या का दोनों में गुणा करते हैं। अब हमको पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x पर x का गुणा करते हैं। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3। तो हम x का गुणा कर देते हैं, मान लेते हैं कि हमारी वास्तविक संख्या क्या है, 2x और 3x। 2 में भी x का गुणा कर दिया, 3 में भी x का गुणा कर दिया। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा, दोनों का गुणा, ये हमने दोनों का गुणा कर दिया, तो किसके बराबर आ रहा है, 54 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां देख लीजिए अंकों का गुणा कर दो, 2 तिया 6, x इंटू एक्स क्या आ गया, x स्क्वायर बराबर क्या है 54। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 का इधर गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाकर भाग होगा। तो 6 से 54, 6 नमा की 54, 9 बार कटेगा। हमको x स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमको तो x की वैल्यू चाहिए। तो पूरा इसका रूट निकाल दो दोनों साइड का। तो x स्क्वायर का रूट क्या आएगा, x, और 3 का रूट क्या आएगा, 9 का रूट क्या आएगा 3, ठीक है ना। अब हमको दोनों संख्याएं निकालनी, पहली संख्या और दूसरी संख्या। हमारी पहली संख्या क्या थी, 2x, और दूसरी संख्या क्या थी, 3x। अब 2 और 3 तो है, हमको किसका गुणा करना है, x की वैल्यू का। x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 3। तो 2 तिया पहली संख्या आ गई 6, और 3 तिया दूसरी संख्या आ गई 9, डेट इज आंसर। तो हमारी संख्या क्रमशः पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 9 है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। यहां 3 संख्याएं कर दी है कि 3 संख्याओं के मध्य का अनुपात 2:3:4 है, और उन संख्याओं के वर्गों का योग 1044 है। तो पहली संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। अब यहां पर अपनों को तीनों संख्याएं नहीं पूछी है, केवल पहली संख्या पूछी। अब याद रखिए कि तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए तीनों में किसी समान संख्या का गुणा करते हैं, तो x का गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या आ गई, 2x, दूसरी संख्या क्या आ गई 3x, और तीसरी संख्या क्या आ गई 4x, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा, उन संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले तो इन संख्याओं के क्या कर लो, वर्ग कर लो, है ना। हमने वर्ग कर लिया, 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर। फिर इनको क्या कर लिया, योग यानी जोड़ दिया। तो किसके बराबर आता, 1044। अब देखिए कितना इजी हो गया, स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 3 का 9, और x का x स्क्वायर, प्लस 4x का होल स्क्वायर क्या होगा 4 का 16, और x स्क्वायर बराबर 1044, ऐसा का ऐसा। अब जोड़ लीजिए, 16x स्क्वायर में 9x स्क्वायर जोड़े 25, 4x स्क्वायर जोड़े 29, तो 29x स्क्वायर बराबर 1044। हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए, धीरे धीरे x तक पहुंचना है, तो x स्क्वायर को भी लेंगे। तो x स्क्वायर बराबर 29 का इधर गुणा हो रहा है, तो बराबर के उधर ले जाकर 1044 में भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 36 बार। अब ये x स्क्वायर की वैल्यू 36 आई है, तो x बराबर कितना आ गया, 36 का रूट कितना आ जाएगा 6,
36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करनी है? पहली संख्या। अब हमारी पहली संख्या क्या थी? 2x। तो 2 का तो 2, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाली? 6। तो पहली संख्या हमारी 6 दूनी 12, डेट इज आंसर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल में। अब हमारा तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे सवाल में इसमें इन्होंने दे रखा है कि टोटल हमारे पास क्या है? 923 रुपए हैं। उनको 3 जनों में बांटना है, ए, बी और सी में। अब यहां पर इन्होंने अनुपात, सरल अनुपात नहीं दे रखे हैं, भिन्न दे रखे हैं, भिन्नात्मक रूप से, कि उनके अनुपात क्रम से क्या है? 1:2, 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4। अब ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन ना तो लेने का ना देने का, जियो और जीने दो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है ना। अब यहां क्या आ गया? 1/2। बी का अनुपात क्या आ गया? 1/3 और सी का क्या आ गया? 1/4। ठीक है ना। अब हमेशा याद रखिए कि जब भिन्न राशि दे रखी हो और उसको सरल अनुपात में बदलना हो तो लघुत्तम का गुणा करते हैं। क्या? 2, 3 और 4, इनका लघुत्तम क्या होता है? 12। तो सब में 12 का गुणा कर दो। 12 का गुणा यहां कर दिया, 12 का गुणा यहां कर दिया और 12 का यहां। अब 2 से 12 कटे कितनी बार? 6। ठीक है। यहां 3 से 12 कितनी बार कटा? 4 बार। और यहां 4 से 12 कितनी बार कटा? 3 बार। ये देखिए सरल अनुपात आ गया। अब हमको जो 923 दे रखा है ना, याद रखिए वो क्या है? कुल राशि है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब कुल राशि दे रखी हो तो कुल अनुपात का भाग देते हैं। और यहां कुल अनुपात क्या है? 6 और 4 10 और 3 13। कभी मैं आपको बता दूं, कभी ये दिया होता है कि बी की राशि इतनी है, तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं? बी के अनुपात का भाग देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। अब देख लीजिए कितना आ गया? 13 7 51, एक बचा, ऊपर सुधारा 3, 13 एकम 13। अब ये जो 71 आया ना, अब आपको जिसका भी पूछा उसके अनुपात में गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। हमको यहां पर क्या पूछा है? ए का। तो ए का अनुपात हमारे पास क्या है? ए का अनुपात सरल अनुपात के बाद, याद रखिए उस 1/2 में नहीं जाना आपको, जो नया सरल अनुपात निकलना है। कितना आया था? 6 में इस 71 का गुणा कर दीजिए, तो 6 एकम 6 और 7 6 42, 426 रुपये। कभी आपको अगर बी की राशि ज्ञात करनी तो इस 71 का गुणा बी के अनुपात में करेंगे। कभी आपको सी का ज्ञात करना है तो 71 का गुणा इस 3 में करेंगे। कभी आपसे यह पूछ ले कि बी और सी की राशि में अंतर ज्ञात करो, तो याद रखिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं? बी का अलग निकालेंगे, सी का अलग निकालेंगे और फिर घटाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। इस 71 में बी और सी के अनुपात के अंतर को घटा देना है। जैसे बी का 4 और सी का 3 है, तो डिफरेंस क्या आ रहा दोनों में? 1। तो 1 का गुणा कर दीजिए, तो बी और सी की राशि में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 71 एकम 71। जो इस तरह के सवाल है, जैसे से आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब अगले सवाल में हम जाते हैं। देख लीजिए यहां पर दे रखा है 2 संख्याएं हैं, उनके मध्य का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनके मध्य का अनुपात क्या है? 2:3। ठीक है। अब इन्होंने कहा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं, तो नया अनुपात क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। तो पहले तो हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि 2:3 है, तो क्या होगी? 2x और 3x होगी। ठीक है। अब प्रत्येक संख्या में हमने क्या कर लिया? 3 जोड़ लिया। जोड़ना मतलब प्लस, है ना। यहां भी 3 जोड़ा और यहां भी 3 जोड़ा। अब ये करने के बाद जो नया अनुपात है ना, वो नया अनुपात किसके बराबर हो गया? 3:4। तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जब 4 अपने पास संख्याएं हो और चारों समानुपात में हो, तो हम एक पुराना एक छोटा सा सिंपल सा नियम है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, उसका प्रयोग करते हैं। अब यहां देख लीजिए बाह्य पद क्या है? 2x + 3, है ना। और इधर से बाह्य पद क्या है? 4। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। मध्य पद क्या है? 3x + 3 और इधर से मध्य पद क्या है? 23। अब देख लीजिए 4 दूनी 8x + 4 तिया 12 बराबर 3 तिया 9x + 3 तिया 9। ठीक है। अब देख लीजिए आप, अब यहां पर क्या होगा?
अंक एक तरफ शब्द एक तरफ पक्षांतरण करेंगे तो बराबर है 8x के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब इसको क्या मानेंगे प्लस। प्लस का 8x बराबर के उधर गया और इस 9x में से घटा तो कितना बचेगा x। इधर क्या है प्लस 12 है, प्लस का 9 इधर आकर घट गया -9 तो x बराबर कितना बचा 3। अब हमसे क्या पूछा है, वह दोनों संख्या है। तो पहली संख्या हमारी क्या थी 2x और दूसरी संख्या हमारी क्या थी 3x। ये हमारी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो 2 × 3। अब x की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ x की जगह 2 में किसका गुणा करेंगे 3 का, यहाँ 3 के बाद x की जगह किसका गुणा करेंगे 3 का। तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई 3 दूनी 6 और दूसरी संख्या क्या आ गई 3 दूनी 9। डेट इज आंसर। अब इसी प्रकार से एक और सवाल आप देख लीजिए। 50 लीटर मिश्रण, याद रखिए कुल मिश्रण कितना है 50 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा 2:3। अब इनका यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दें तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब सबसे पहले देख लीजिए 50 लीटर क्या दे रखा है टोटल दे रखा है। जब कुल दे रखा होता है ना तो किसका भाग देते हैं कुल अनुपात का। तो कुल अनुपात 2 और 3 मिला के कितना हो रहा 2 + 3 5, तो कितना आ गया 10 बार। अब देख लीजिए हमको क्या है मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क है और ये वाटर है। अनुपात क्या दे रखा है 2:3, ठीक है ना। अब हमको निकालना है कि इस 50 लीटर मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है, ठीक है। ये राशि आई ना 10, इस 10 का इसमें भी गुणा और 10 का इसमें भी गुणा। अब हमारा दूध कितना आ गया 10 दूनी 20 लीटर और पानी कितना आ गया है 3 × 10 30 लीटर। क्या कहा है इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया गया है। पानी कितना मिला दिया 5, अब पानी कितना है 30, ठीक है ना। अब पानी 5 लीटर और मिला दिया तो पानी कितना हो गया 35 लीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है पानी और दूध का अनुपात। याद रखिए पानी और दूध का अनुपात। देखिए यार दे क्या रखा है दूध और पानी, तो स्टूडेंट उसी रिदम में हल करते हैं तो क्या होता है गलती कर बैठते हैं। अब पूछ क्या लिया पानी और दूध का अनुपात, तो आपको पहले पानी लिखना है फिर दूध लिखना है। पानी कितना है 35 लीटर, ठीक है ना, और दूध कितना है 20 लीटर। अब देख लीजिए 5 के पार्ट्स कटेगा 7 × 5 = 35 और 5 × 20 कितना आ गया 7:4। डेट इज आंसर। अब देखिए इस सवाल में कुल मिश्रण 28 लीटर है, उसमें दूध और पानी उनका अनुपात है 3:4। कितना लीटर दूध और मिलाएं, कितना लीटर दूध और मिलाएं कि दोनों यानी दूध और पानी दोनों का अनुपात समान हो जाए। ये लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली है, सवाल बहुत इजी है। देख लीजिए टोटल मिश्रण कितना है 28 लीटर। अनुपात समानुपात में मैंने आपको बताया है कि जब कुल राशि दे रखी चाहे मिश्रण में हो या रुपये में किसी में भी हो उसमें भाग किसका देंगे कुल अनुपात का। तो यहां पर कुल अनुपात क्या आ रहा है 3 और 4, 3 + 4 कितना आ रहा है 7। तो हमारा एक डाटा क्या आ गया 7 × 28। अब इस 4 का गुणा जिसके अनुपात में करेंगे उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब देख लीजिए मिल्क है और ये वाटर है। ये मिल्क 3 भाग है और वाटर कितना है पानी 4 भाग। ये हमने दोनों के लिए एक ही भाग क्या निकाल ली 4। 4 का गुणा इधर करेंगे 4 का गुणा इधर करेंगे तो हमारे पास दूध कितना आ गया 4 × 3 = 12 लीटर और पानी हमारे पास कितना आ गया 4 × 4 = 16 लीटर। अब हमको क्या पूछा है कि कितना लीटर दूध और मिलाए कि दोनों का अनुपात समान हो जाए। दोनों का अनुपात समान होने के लिए क्या है दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब ये पानी कितना है 16 लीटर, दूध कितना है 12 लीटर। तो कॉमन सेंस की बात है कि इस 12 लीटर में कितना लीटर और मिला है कि ये भी 16 लीटर हो जाए। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 4 लीटर, क्योंकि 12 लीटर दूध में 4 लीटर दूध और मिलाते ही ये पानी के जितना 16 लीटर बराबर हो जाएगा। डेट इज आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज करने वाली इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। एक मिश्रण है उसमें पानी और दूध इनका अनुपात है 5:3, ठीक है।
5 लीटर दूध और अगर इस मिश्रण में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? अब देखिए बड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, देख लीजिए आप। सबसे पहले हम ले रहे हैं वाटर और मिल्क, पानी और दूध। इनका अनुपात क्या दे रखा है? 5:3। ठीक है। अब वास्तविक, ये तो अनुपात है, वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं हो तो हम किसका गुणा करते हैं? x का। तो माना ये कुल कितना 5x लीटर है और ये 3x लीटर है। अब इन्होंने क्या कहा है? 5 लीटर दूध और मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं ना, तो ये दूध है, मिला रहे मतलब प्लस। कितना लीटर मिला रहे हैं? 5 लीटर। तो नया अनुपात मिल्क यानी दूध और पानी में कितना रहेगा? 2:3। याद रखिए, यहां कंफ्यूज करने के लिए पहले तो क्या था? पानी और दूध दिया, यहां पर क्या कर दिया? दूध और पानी। अब अपने सवाल में अपनों ने पहले क्या लिया? W और फिर क्या लिया? M। यानी पहले हमने क्या लिया? पानी लिया और फिर क्या लिया? दूध। तो यहां पर पानी बाद में है तो बाद वाला अनुपात कितना है? 3। ये जो दूध है ना, दूध का अनुपात पहले कितना है? 2, तो वो 2 लिखेंगे। ये इस सवाल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है, क्योंकि यहां पर जो पानी और दूध का अनुपात है तो बाद में भी वो किसके बराबर होगा? पानी और दूध का एक बराबर ही होगा। ये गलती अगर आपने करी तो पूरा सवाल डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म, फिर गया निगेटिव में चला जाएगा। और अगर आप इस कंफ्यूजन से बचना चाह रहे हो तो जैसे ये वाटर और मिल्क दे रखा है तो इसको भी आप वाटर और मिल्क कर लो, तो 2:3 को आप क्या कर लो? 3:2 कर लो, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है। अब वही जो हम करते थे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। अब यहां बाह्य पद क्या है? 5x और इधर से क्या है? 2 बराबर मध्य पदों का गुणा। यहां से क्या है? 3x + 5 है और इधर से हमको क्या दे रखा है? 3। 5 दूनी 10x बराबर 3 तिया 9x प्लस 3 का 5 में गुणा 15। अब ये जो 9x है ना, इधर बराबर की इधर आएगा, 10x में से घटेगा तो क्या बचेगा? 1x बराबर कितना है? 15। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 15। अब हमको पूछा गया है कि प्रारंभ में दूध कितना था, तो प्रारंभ में दूध कितना था? 5x अनुपात 3x। दूध बाद में है तो प्रारंभ में दूध कितना था? 3x। तो 3 तो है, x की जगह किसका गुणा करेंगे? 15 का। तो प्रारंभ में दूध 15 दिया 45 लीटर था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सवाल? देख लीजिए। अब इसी तरह से हमारे पास अगला एक और क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। अब देखिए सवाल ये अनुपात समानुपात का है और यहां पर कंपैरिजन किस में दे दिया? परसेंटेज में। तो मैंने मेरी पिछली क्लास में ही बताया था कि आपको गणित विषय में समग्र नॉलेज होना जरूरी है, यानी दूसरे टॉपिक्स भी काम में आते हैं। ठीक है। कक्षा में कुल 66 स्टूडेंट है। यहां पर इन्होंने बताया 4 लड़कियां। अब और अगर उस स्कूल में उस कक्षा में भर्ती कर ली जाए तो अब नया लड़कों और लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या होगा? तो यार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। अब यहां क्या कहा गया? लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। यानी लड़कियां किस पर निर्भर है? लड़कों पर। कि लड़कों की अगर 100 होगी तो लड़कियों की उन 100 पर 20 अधिक होगी। तो लड़कों की मान लो 100, लड़कियों की 100 पर 20 अधिक 20%, यानी लड़कियां कितनी होगी? 120। ये डाटा हमारे क्या काम का? रेशो निकालने का। देखिए 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया हमारे पास? 5:6। कुल स्टूडेंट कितने हैं? 66। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कुल दे रखे होता है तो किसका भाग देते हैं? कुल अनुपात का। कुल अनुपात 5 और 6 क्या आ रहे हैं? 11। ठीक है। अब देखिए 11 छंग 66 आएगा 6। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या उनके अनुपात में इस 6 का गुणा कर दीजिए। 6 × 6, इस 5 में 6 का गुणा करा तो लड़के कितने आ गए? 5 छंग 30। इस 6 में 6 का गुणा करा, लड़कियों की संख्या क्या आ गई? 36। अब क्या हो गया? 4 लड़कियां और भर्ती होगी। ये जो 36 लड़कियां थी 4 और भर्ती होगी, तो लड़के तो रहे 30 के 30 और लड़कियां 4 और बढ़ के 36 और 4 कितनी होगी? 40। अब इनके बीच का नया अनुपात क्या हो गया? 3
अनुपात 4, डेट इज आंसर। अब इसी तरह का एक और सवाल देख लीजिए। एक थैला है, उस थैले के अंदर 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के भरे हुए हैं और उन सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3:4:5। अगर उन सबको जोड़ा जाए, उनकी मूल्य को, तो कुल धन कितना हो रहा है? 125 रुपये। तो अपने को पता करना है कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के उस थैले में है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अनुपात है, वास्तविक संख्या याद करनी हो तो मैंने पहले ही कहा कि x का गुणा कर दीजिए, तो x x x। तो अपने पास 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 3x। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4x। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 5x। ठीक है, अब इनको कीमत में बदलना है, क्योंकि हमको क्या कुल ये नहीं बताया कि कुल कितने सिक्के हैं, हमको बताया कि उन सबकी धनराशि मिलाकर कितनी हो रही है? 125 रुपये हो रही है। ठीक है, अपन जानते हैं कि 1 रुपये में, देखो यहां पर आप अगर 1 रुपया मानते हो तो 50 पैसे को आधा रुपया मानना पड़ेगा और 25 पैसे को चौथाई रुपया, तो बटे में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको 100 में बदल लेते हैं कि 1 रुपए की कीमत किसके बराबर होती है? 100 पैसे के बराबर। तो यहां 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब 50 पैसे हैं तो इसकी वैल्यू पैसों में 50 ही होती है, तो इंटू 50 कर दो। और 25 पैसों की पैसों में वैल्यू क्या होती है? 25 ही होती है, इंटू 25 कर दो। और अब इस राशि को जोड़ दो। अब चूंकि हमने इन सबको किस में बदला है? पैसों में बदला है, तो 125 रुपए भी किस में बदल जाएंगे? पैसों में बदल जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 125। 1 रुपये में 100 पैसे होता है ना, तो 125 रुपए में क्या होगा? इंटू 100 कर दो, तो ये किस में बदल गए? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सिक्कों की संख्या नहीं दी गई, राशि की संख्या। तो अब देख लीजिए, वो जो 3x इंटू 100 कितना हो गया? 300x प्लस ये 50 इंटू 4x, तो 50 चौक क्या हो गया? 200x प्लस 25 5 कितना हो गया? 125x बराबर कितना हो गया? 12,500। अब यहां पर देख लीजिए, जोड़ लीजिए 300 और 200, 500 और 125, 625x बराबर 12,500 पैसे। देखिए ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है, इसलिए अब सिमिलर हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा? 12,500 इसमें इस 625 का बराबर के उधर जाकर क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। अब 125 से कम 125, 125 पंजे 625, तो ऊपर तो रहा 100 और नीचे रहा 5, तो x बराबर कितना आ गया? 20। अब हमको यह पता करना है कि 25 पैसे के हमारे पास कुल कितने सिक्के थे, तो 25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के थे? 5x। तो 5 का तो 5 है ही, x की जगह हम वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? 20, तो 20 पंजे 100, तो हमारे पास 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 100 सिक्के, डेट इज आंसर। अब यहां पर देख लीजिए, एक और प्रश्न है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिश्रण है, यहां पर मैंने गणित के साथ थोड़ी सी साइंस भी जोड़ दी। एक मिश्रण में तांबा, जस्ता और लोहा, उनके बीच अनुपात कितना है? 3:4:2 है। यहां पर मैंने तांबे के लिए क्या लिख दिया? Cu, क्योंकि आप जानते हो अंग्रेजी में तांबे को भले कापर बोलते हैं, पर लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? क्यूप्रम, है ना। जस्ते को जिंक बोलते हैं और इसका जो प्रतीक है वो Zn है। और लोहे को अंग्रेजी में आयरन बोलते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में फेरम बोलने से उसका प्रतीक क्या है? Fe है। एक ये भी आपके कहीं क्वेश्चन काम आ जाए जनरल साइंस में। तो एक मिश्रण में तांबा, जस्ता और लोहा, उनके बीच अनुपात क्या है? 3:4:2। यहां पर दे रखा है, यदि कापर मतलब तांबे और जस्ते की कुल मात्रा 56 किलोग्राम है, तो जस्ते और लोहे की कुल मात्रा ज्ञात करो। अब यहां पर ध्यान रखिए, 56 जो दे रखा हमको, 56 किलोग्राम, वो 56 किलोग्राम अगर कुल मात्रा होती तो किसका भाग देते हैं? कुल अनुपात का। कुल अनुपात क्या हो रहा है? 3 और 4 7 और 2 9। लेकिन यहां पर सावधानी रखनी है कि 56 किलो किसका है? तांबे और जस्ते का है। तो हम यहां सिर्फ तांबे और जस्ते के अनुपात का ही भाग देंगे। तो तांबे का 3 और जस्ते का 4, 3 और 4 कुल किसका भाग देंगे? 7 का। 7 8 56 कट गया ना 8 बार।
अब हमको क्या पूछा है कि जस्ते और लोहे की मात्रा। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले जस्ते की मात्रा निकालेंगे, फिर लोहे की मात्रा निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, 3 स्टेप बढ़ जाएगी। अपने वैसा नहीं करना है, अपने को करना है जस्ते और लोहे। जस्ते और लोहे का अनुपात कितना है, 4 और 2 6 है। कितना है, 6 है। उसमें डायरेक्ट इस 8 का गुणा कर दो, 8 छंग 48 किलोग्राम। दैट इज आंसर। अब ये मैंने क्या छोटा और सरल वाला तरीका बताया। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे 8 का गुणा है तो जस्ते में गुणा करेंगे इस 8 का, तो 8 चौक 32। फिर इस जस्ते का किसमें, लोहे में गुणा करेंगे, लोहे का अनुपात कितना है 2, 8 दूनी 16 और 32 और 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 48 किलोग्राम। पर जब अपने को दोनों राशियों का इकट्ठा पूछा है तो अलग अलग क्यों निकालें, तो हम दोनों का इकट्ठा अनुपात ले लेते हैं। हमको पूछा है जस्ते और लोहे का, तो जस्ते और लोहे का इकट्ठा अनुपात कितना होता है, 4 और 2 6, है ना। तो हम इस 8 का 4 में अलग गुणा करें, इस 8 का 2 में अलग गुणा करें, इससे अच्छा 4 का इस 8 का 4 और 2 6 में गुणा कर देते हैं। तो 4 और 2 6 में 8 का गुणा करो, 8 से 48 डायरेक्ट आ गया। हमको इतना करना ही है। इस सवाल में किसी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 में कमी की गई। अब आप सवाल को जैसे जैसे पढ़ते जाए ना, डाटा को ऐसे नोट करते जाइएगा तो आपको क्या समय भी कम लगेगा और समझने में भी आसानी होगी। यानी पहले आपके पास कितने उस कार्यालय में कर्मचारी थे, 11, अब घटकर कितने रह गए, 8। अब उस कार्यालय ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी 12:17 में। यानी पहले हर एक कर्मचारी को 12 वेतन दिया जा रहा था, अब उनको कितना दिया जा रहा है, 17 भाग दिया जा रहा है। अब इस कारण पहले की तुलना में इनके खर्च में वृद्धि कितनी होगी, 2400। तो पूछा गया है कि प्रारंभ में यानी पहले वेतन के तौर पर वो कितना वेतन चुकाते थे। तो देख लीजिए, पहले 11 कर्मचारी को हर एक को 12 भाग दिया जाता था, तो 11 × 12 कितना दिया जाता था, पहले 132। ये प्रारंभ में है ना। अब कितना दे रहे हैं, 8 कर्मचारी को हर एक को 17 भाग दे रहे हैं, तो 17 × 8 कितना होता है, 136। यानी पहले की तुलना में वेतन में कितनी वृद्धि होगी, 100, पहले 132 दे रहे थे, अब 136 दे रहे हैं। वृद्धि कितने की हुई, 4 भाग की। और वास्तव में सवाल में क्या दे रखा है कि वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, 2400 की वृद्धि, 2400 रुपये की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है कि 4 भाग किसके बराबर है, 2400 रुपये के बराबर। तो प्रारंभ में कुल वेतन कितना दिया जा रहा था, 132 भाग। तो 132 के आधार पर कुल कितना वेतन चुकाया गया, वही एक एक थ्योरम, एक एक प्रमेय। ये 2400 इधर रहेगा, ठीक है। और इस 4 भाग का क्या हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा, इनटू 132 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 4 से कितनी बार कटा, 6 बार, 2 जीरो ऐसे कैसे। तो पहले कितना वेतन चुकाया जाता था, 600 × 132। अब देख लीजिए 2 जीरो ऐसे कैसे रहेंगे, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 13 छंग 78 और 1 79, 69,200 रुपये पहले कुल वेतन के रूप में चुकाए जा रहे थे। डेट इज आंसर। अब देख लीजिए अगला सवाल जो हमारा है उसमें कहा गया है कि 240 ग्राम कुल मिश्रण है। उस मिश्रण में जस्ता और तांबा उनका अनुपात कितना है, 5:3 है। इन्होंने कहा है कि कितना ग्राम तांबा और मिलाएं कि अनुपात, ये जो अनुपात 5:3 है, ये पलट करके 3:5 हो जाए। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाटा देते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए हमको टोटल कितनी दे रखी राशि, 240। तो किसका भाग देंगे, कुल अनुपात का। कुल अनुपात 240 के लिए कितना, 5:3 यानी 8, कितना आ गया, 30। अब देख लीजिए हमारे पास क्या है, जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा का अनुपात क्या है, 5:3। अब ये जो 30 आया है, इस 30 का इसमें गुणा करेंगे तो जस्ते की मात्रा निकल आएगी, और इस अनुपात 3 में गुणा करेंगे तो तांबे की मात्रा निकल आएगी। तो 5 × 15 कितना हो गया, 150 ग्राम, और 3 × 9 ये कितना हो गया, 90 ग्राम। अब नए अनुपात में याद रखिए तांबा और मिलाना है, यानी हमको क्या मिलाना है, तांबा।
जस्ता एज इट इज वही रहेगा 150 ग्राम, जो प्लस होगा किसमें होगा, तांबे में। तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:5। यानी अगर ये 150 ग्राम तांबा कितना भाग है, 3 भाग है, मात्रा 150 ग्राम दे रखी है जस्ते की, तो किसका भाग देंगे, जस्ते के अनुपात का, और जस्ते का अब नया अनुपात कितना है 3। हमको क्या पूछा गया है, तांबा पूछा है, तो तांबे का नया अनुपात कितना 5, तो गुणा किसका करेंगे 5 का। अब 3 से 150 आप देखो कितनी बार कट रहा है, 50 बार इंटू 5, तो हमको कितना तांबा और मिलाना पड़ेगा 250 ग्राम, दैट इज आंसर। अब इसी प्रकार देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 संख्याएं हैं 1, 4, 7 और 11, इनमें कौन सी संख्या जोड़े कि ये सभी समानुपाती हो जाए। नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग संख्या जोड़ेंगे क्या, नहीं, सभी में एक ही संख्या जोड़नी है। अब कौन सी जोड़े, बहुत सिंपल है, आप इनको क्रम से लिख लो, 1 फिर 4 फिर 7 और फिर 11, समझ गया, 1 4 7 11, 1 4 7 11। सबसे पहले ऊपर क्या करना है, गुणे में डिफरेंस ज्ञात करना है। 7 चौक 28 है ना, और 11 एकम 11, इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा है 17 का, ठीक है। फिर इनके योग का डिफरेंस ज्ञात करना है, 11 और 1 12, और 7 और 4 11। अब ये कितना आया, 1 17 में 1 का भाग दिया, कितना आया 17, डेट इज आंसर। यानी आप 1 में 17 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 18, 4 में 17 जोड़ दीजिए 21 आएगा, 17 में 7 जोड़ दीजिए 24 आ जाएगा, और 11 में 7 जोड़ 17 में 11 जोड़ दीजिए 28, और ये संख्या परस्पर क्या होगी, समानुपाती रहेगी। याद रखिए फिर से हमने क्या करा, पहले इनके वज्र गुणे का डिफरेंस निकाला और फिर इनके योग का डिफरेंस निकाला, इसमें चिन्ह कोई मैटर नहीं करता है। अब एक और सवाल देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 395 रुपए हमको बांटने हैं, 395 को 3 जनों में बांटने हैं, ए बी और सी में, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक प्राप्त हो तो ए का भाग। नॉर्मली यहां पर बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, ए को बी से इतना अधिक मिला और बी को सी से इतना अधिक या कम मिला, ये इस तरह से नहीं है, ए बी पर ने बी सी पर डिपेंड, ऐसा नहीं है। यहां डायरेक्ट एक ही है कि बी ही डिपेंडेंट है, बी की तुलना ए से हो रही है और बी की तुलना ही सी से हो रही है, यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो हम मान लेते हैं कि फाइनली बी को सी से कितना 20% अधिक, तो सी का हम मान लेते हैं 100, कितना माना 100। अब बी को सी से 20% अधिक, यानी 100 पर 20 अधिक कितना मिलेगा 120, और बी को ए से 25% अधिक मिल रहा है। याद रखिए बी को ए से 25%, ए का अगर दिया होता तो उसका 25% अधिक हम बी का निकाल लेते, लेकिन यहां अपोजिट हो गया है, यहां हमको ए का नहीं दे रखा है, बी का दे रखा है, तो मामला क्या होगा उल्टा। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो ए का अगर कुछ दिया होता और हमको बी का निकालना होता, तो बी ए से कितना है 25% अधिक है, 100 पर 25 अधिक, यानी हम क्या लिखते 125/100। लेकिन हुआ क्या, यहां पर हमको ए का नहीं दे रखा है, मतलब ए का दे रखा है और बी का निकालना होता तो ऐसा करते हैं, यहां हमको बी का दे रखा है और हमको निकालना किसका है, ए का है, तो इसका फिर उल्टा हो जाएगा 100/125, और यहां एक की राशि की बजाय क्या लिख देंगे, बी की लिख देंगे 120। अब देख लीजिए 25 चौक 100, 25 5 125, और 5 से 120 कटेगा 24 बार, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 24 इंटू 4, ये आ गया 96 अनुपात 120 अनुपात 100। अब आप अगर देखेंगे तो इसका सरल अनुपात भी निकल सकता है, 4 का भाग देंगे 24 चौक 96, ठीक है, 24 4 तेरी 12 और 25 चौक 100। अब हमारे पास कुल राशि दे रखी है, कुल राशि कितनी दे रखी है 395। जब कुल राशि दी होती है तो हम किसका भाग देते हैं,
कुल अनुपात का। कुल अनुपात आप देख लीजिए 24, 30 और 25 कितना है 79। अब हमको ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो किसका गुणा करेंगे ए के अनुपात का। अब ए का अनुपात हमारे पास कितना है 96, सॉरी ए का अनुपात हमारे पास सरल अनुपात कितना है 24। ठीक है, अब देख लीजिए 79 से 395 कितनी बार कट रहा है 5 बार कट रहा है। 24 पंजे 120, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 120 रुपया। डेट इज आंसर। अब इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल है और बहुत कंफ्यूजनेबल है। इसकी वर्डिंग ऐसी है कि कई बार तो स्टूडेंट इस तरह के सवाल को पढ़ के ही छोड़ देते हैं या आधा पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि ये आउट ऑफ अपने जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा इजी देखिए क्या है 366 रुपए बांटने हैं। ठीक है, और किस तरह से बांटने हैं 3 जने। पहले तो सवाल को पूरा पढ़ लीजिएगा कि ए को बी व सी के मिलाकर राशि का आधा मिले तथा बी को ए व सी की मिलाकर के राशि का 2/3 भाग मिले, तो इस सवाल में ए का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखिए 366 रुपए हमको बांटने हैं 366, किसका हिस्सा ज्ञात करना है ए का। अब यहां पर देखिएगा ए को बी व सी का मिलाकर आधा, यानी बी और सी इनको जितना मिलेगा ए को उसका आधा मिलेगा, यानी अगर इनको 1 मिलता है तो ए को 1/2 मिलेगा। पर ये पॉइंट वाला या बट्टे वाले से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि बी और सी का हिस्सा मान लो 2, तो 2 का आधा क्या होगा 1। ठीक है, आगे अनुपात। अब हमको बी का तो ज्ञात करना नहीं, सी का तो ज्ञात करना नहीं, फिर जबरन बाकी वाले हिस्से में जाना। ये 2:3 क्या है, ये सिर्फ आपके ब्रेन का, आपकी रीजनिंग टाइप की मैथ्स का टेस्ट लेने के लिए लाइन डाली गई है। अब कुल अनुपात कितना हो गया 3, कुल राशि कितनी है 366, तो 366 में 3 का भाग दे दीजिए। हमको निकालना किसका हिस्सा है ए का, तो जो आवे उसमें ए के अनुपात 1 का गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122 एकम 122, इसलिए ए का हिस्सा कितना होगा 122 रुपये। डेट इज आंसर। उत्तर तो आना ही था। धन्यवाद, जय हिंद।